दहेज हमारे समाज की एक बुराई है। यद्यपि ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन इस बुराई से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। और इस कहानी में जो बात कही गई है, इसी बुराई की गई है, जिसका सीधा सा प्रहार एक भोली भाली लड़की पर पड़ता है, जिसका नाम ही भोली रहता है। यद्यपि उसका रियल नाम भोली तो नहीं था, लेकिन आखिरकार उसका नाम भोली कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कुछ इसकी बैकग्राउंड है। ये जो लेसन का टाइटल है भोली, यद्यपि इसको के अब्बास ने लिखा है, ख्वाजा अहमद अब्बास। ये एक फिल्म डायरेक्टर होने के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर, एक स्टोरी राइटर भी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसमें समाज की इस बुराई को व्यक्त किया है। कहानी में बतलाया जाता है कि एक रामलाल नाम का व्यक्ति है जो एक गांव में नंबरदार है। यद्यपि वह खाते पीते परिवार का अच्छा खासा किसान है। कह सकते हैं कि वह अपने बच्चों पे काफ़ी अच्छा केयर करता है। यहाँ तक कि उसके 7 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़के और 4 लड़कियाँ हैं। उन 3 लड़कों की पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करता है, और यहाँ तक कि उनको अपने गांव से निकाल करके शहर भेज दिया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। होता क्या है यहाँ पे कि वह जो लड़की है, लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की थी जिसका नाम राधा था, उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरे नंबर की लड़की थी मंगला, उसकी शादी तय की जा चुकी थी। और तीसरे नंबर की लड़की थी जिसका नाम चंपा था, और चौथी लड़की थी सुलेखा। यही सुलेखा है जो भोली बन जाती है। आखिरकार उसको भोली क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जब 10 महीने की थी तभी वह चारपाई से गिर गई थी, जिसके कारण उसके सिर पे चोट आ गई थी, और चोट आने के कारण उसका माइंड सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा था, और परिणाम ये कि उसका जो माइंड है थोड़ा बैकवर्ड हो गया, और लोग उसको बुद्धू बुद्धू अर्थात सिंपल्टन कहने लगे, अर्थात भोली के नाम से जाने। लेकिन उसके साथ दूसरी भी ट्रेजेडी हो जाती है। जब वह 2 साल की होती है तभी उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, और उसका पूरा बॉडी छोटे छोटे काले काले धब्बों से कुरूप बन जाता है। और इस प्रकार से भोली लगभग 5 साल होने तक ठीक ढंग से नहीं बोल पा रही थी। कह सकते हैं 5 साल होने पर भी वो ठीक ढंग से नहीं बोल पा रही, हकला करके बोलती थी, और इसीलिए जो है सब उसका मजाक बनाते थे। एक तो बुद्धि नहीं थी उसके पास, दूसरी चीज़ कि खूबसूरती भी अब नहीं बची, तीसरी चीज़ कि अब उसके पास हकलाहट भी आ गई। इसलिए वह बाकी बच्चों के साथ ना तो वह खेलती ना घूमती, सोचती सब उसका कमेंट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बेचारी क्या करती, इसलिए घर में चुपचाप अकेले बैठी रहती, अपने आप में ही रहती। और उसके परिवार में जो कोई भी उसकी सिस्टर थी, इट मीन्स उसके पेरेंट्स जो थे, वो कोई भी उस पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो समझते थे कि किसी भी रूप से इसको समझाना बुझाना बेकार है, दिमाग तो है नहीं, बेचारी क्या कर सकती है। लेकिन कोई बात नहीं है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। साल गुजरते हैं, फिर क्या होता है कि उसके गाँव में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाता है, और उस प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए तहसीलदार साहब आते हैं, और तहसीलदार साहब उद्घाटन करने के दौरान रामलाल से ये कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को इस स्कूल में दाखिला कराओगे, और तुम एक उदाहरण बन जाओगे कि तुम अपनी बेटी को यहाँ भेज रहे हो। तो हो सकता है कि बाकी गांव वाले भी अपनी बेटियों को यहाँ पे भेजना शुरू कर दें। वह कन्या स्कूल खोला गया। रामलाल घर आया, घर आकर अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। तो उसकी पत्नी कहती है कि वैसे ही स्कूल में कौन भेजेगा पढ़ने के लिए, और स्कूल में लड़कियाँ अगर पढ़ने जाती हैं तो हमारी लड़कियों से शादी कौन करेगा। ये उस समय की बात है जब बहुत ही ऐसी कुरीतियाँ समाज में थी कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ, घर से बाहर जाने वाली लड़कियों, ऐसे से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं रहता था। तो प्रॉब्लम यहाँ पे थी। तो उसकी पत्नी इस बात के लिए मशवरा दी कि सबसे अच्छा होगा कि भोली को ही भेज दिया जाए। यद्यपि भोली ना तो खूबसूरत है, ना उसके पास बुद्धि है, उसके शादी होने का चांस वैसे भी कम है, उसी को भेज दिया जाए। और रामलाल जो है मजबूर था, क्योंकि तहसीलदार का आदेश था, तहसीलदार के आदेश को टाल नहीं सकता था। इस प्रकार से वह जो है भोली को अगले दिन स्कूल के लिए ले जाना चाहता है। लेकिन जब भोली को ले जाता है स्कूल, तो वह उसका अपना बाह वो खींचने लगती है, पीछे खींचने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको याद आता है उसके घर की एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। इसी प्रकार से लक्ष्मी को भी घर से बाहर निकाला गया था, जो आज तक नहीं आई थी। यद्यपि वो बूढ़ी गाय थी, शायद उसको बेच दिया गया था। ये समझ रही है कि शायद वैसा मेरे साथ भी किया जा रहा है और मुझे भी घर से निकाला जा रहा है। लेकिन रामलाल तब क्या किया, अपनी पत्नी से कहा कि इसको नहला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, इसको थोड़ा साजो सज्जा कर दो। क्यों? क्योंकि वह जब स्कूल में पढ़ने जाएगी तो हमारा ही इंसल्ट होगा, लोग कहेंगे रामलाल के घर की बेटी इस हालात में रहती है। तो उसे
धुले कपड़े पहनाए गए। यद्यप वो धुले कपड़े उसके नए नहीं थे, उसको कभी नए कपड़े सिलाए नहीं जाते थे। उसकी बड़ी बहनों के कपड़े जो क्या हो जाते, छोटे हो जाते, तो उस पर पास आउट कर दिए जाते, तो वही कपड़े वो पहनती। यद्यप उस पर सिलवटें पड़ी हुई थी, उसको सही ढंग से आयरन भी नहीं किए गए थे, लेकिन साफ थे। वह साफ कपड़े पहनी और फिर उसके बालों को कंघी किया गया, आयल किया गया, कि उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सुसज्जित किया गया। तब वह समझने लगी कि शायद मैं किसी अच्छे स्थान पे जा रही हूँ, और वह अपने पिता के साथ चल दी। जब स्कूल गई तो स्कूल में जो है उसके पिता रामलाल जा कर के हेड मिस्ट्रेस से मिले, अर्थात प्रधान अध्यापिका से, और उसको अपनी बेटी सौंप दी है और कहे ये बेटी आज से आपके स्कूल में पढ़ेगी। ठीक, रामलाल वापस घर आ गया और वहाँ पे जो भोली थी बहुत ही उत्साहित भी थी, साथ साथ नर्वस भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा स्कूलों का देखी नहीं थी, इसके बारे में सुनी नहीं थी, तो उसके लिए एक नई चीज़ थी। वहाँ चुपचाप अकेले थी, लेकिन इस बात की उसको खुशी मिल रही थी कि इतनी अधिक लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं और शायद सब उसके ही उम्र के आसपास की हैं, कोई ना कोई तो उसकी सहेली बन जाएगी। इस बात की उसको काफ़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या होता है कि वह भोली चुपचाप वहाँ पे चारों तरफ दीवार पर देखना शुरू करती है, जो वहाँ पे फिगर बनाए गए थे। आप जानते हो कि हर प्राइमरी स्कूल पे दीवार पे फिगर बना दिए जाते हैं ताकि बच्चे उसको देखें और खुश हो जाते हैं, है ना। ऐसा ही वहाँ पे भी था। वहाँ पे वह तरह तरह के फिगर को देखी। वहाँ देखी कि एक घोड़ा था, देखी करे तो भूरे रंग का घोड़ा, ये वैसा ही घोड़ा है जिस घोड़े पे तहसीलदार ने चल करके उसके गांव पे आए हुए थे। तब तक देखी क्या, वहाँ पे काली एक बकरी बनी हुई है। ऐसा बकरी तो पड़ोस में वो देखी थी। तभी उसने देखे कि यहाँ पे एक हरे रंग का तोता है, ऐसा तोता तो आम के बागीचे में देखी थी। इसी प्रकार से वहाँ पे एक गाय भी बनी हुई थी। जब गाय को देखी तो उसको लगा कि अरे ये तो लक्ष्मी जैसी है, जो हमारी गाय है जिसको बेच दिया गया था। ये सब चित्र देख करके उत्साहित भी होती है। तभी टीचर उसको केयर कर रही होती हैं। ये देखते हैं कि अरे ये लड़की तो काफ़ी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों को देखने में। अगर इन चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड है तो सिंपल सी बात है, यह पढ़ने में रुचि भी लगाएगी। यह टीचर ने ऐसा गेस की। फिर क्या हुआ, टीचर उसके पास गई। यद्यप वो कोने में बैठी हुई थी, टीचर उसके पास गई। वो पूछी तुम्हारा क्या नाम है। यद्यप वो नाम तो बोल नहीं पाती थी, हकलाती थी। उसको भय था कि अभी मैं हकला कर बोलूँगी तो बाकी लड़कियाँ मेरा मजाक बनाएंगी, मुझ पर हंसेगी। लेकिन जो भी हो, टीचर का आदेश था, बोली वह। लेकिन वह बोलने के दौरान स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाई। बोलती है भो 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 भो, लेकिन पूरा नहीं बोल पाती है। टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया, ठीक बोलो बोलो, लेकिन नहीं बोल पाती है। बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। वो अपने सिर को झुका लेती है, ऊपर नहीं करती। वो जानती है कि अभी मैं अपने सिर को ऊपर करूंगी। वो तो जानती ही थी कि बाकी सब हंस रही हैं। तब तक घंटी बज जाती है और सभी लड़कियां बाहर चली जाती हैं। लेकिन भोली अपनी जगह पे बैठी हुई थी और टीचर उसके पास और करीब गई और उससे पूछी बताओ क्या नाम तुम्हारा है। तो बताई भो 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 करते हुए एट लास्ट जाकर के भो भो बोल ही दी। टीचर ने कहा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो अब तुम ऐसा बोल सकती हो, कर सकती हो। फिर टीचर ने क्या किया, उससे कहे कि अब तुम डेली पढ़ने आओगी ना। तो वह सिर्फ सिर हिला दी। लेकिन टीचर ने कहा नहीं ऐसे नहीं, तुम बोलो, हाँ बोलो। तो वह एस बोलती है। टीचर ने उसको क्या की, एक किताब दी अल्फ़ाबेट की, उस पर चित्र भी बने हुए थे। उन किताबों को देखकर बहुत ही वह प्रसन्न हुई और कही कि इस किताब को पढ़ लोगी, इसके बाद मैं और बड़ी किताब दूंगी। जब उसको पढ़ लोगी तो और बड़ी किताब दूंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम बहुत काफ़ी पढ़ लिख लोगी, और इस गांव में जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, तो उनसे भी कहीं ज़्यादा ज्ञाता तुम हो जाओगी। और तुम बोलोगी और वे लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। एक ऐसा समय आ जाएगा। भोली के मन में यह बात बहुत ही प्रभावी हो गई और भोली मानव की पढ़ने के प्रति अपना दृढ़ संकल्प वहीं पे कर ली। अब क्या होता है कि कई साल बीत जाते हैं। भोली को अपना पढ़ाई करते करते कई साल बीत जाते हैं और वही प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया है। गांव का बहुत विकास हो गया है। गांव में रेलवे स्टेशन पे अब मालगाड़ी भी रुकने लगी है। मालगाड़ी रुकने का असर समझ ही रहे हो कि बाहर से जो भी सामान है बहुत आसानी से, बहुत कम खर्चे में उस गांव तक आ रहे हैं। यहाँ तक कि उस गांव में टिन शेड में एक सिनेमा हॉल भी बन गया था और एक कॉटन गिनिंग मिल भी लग गई थी। मतलब ये बताना चाहता राइटर कि काफ़ी कुछ अब बदल गया है। कोई बात नहीं, अब वो प्राइमरी में पढ़ने वाली जो भोली थी अब हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने गांव में पूरा कर ली। यह एक गांव में एक ऐसी लड़की का हाई स्कूल तक पढ़ना मानो कि एक सपनों को पूरा करने से कहीं कम नहीं था। उस ज़माने में बहुत कम ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे मिलते थे। आज तो डिग्रियां एक तरह से सामान्य चीज़ हो गई हैं। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। भोली अब बड़ी हो गई है और भोली के शादी की बात अब चलने लगी है। भोली के शादी के प्रस्ताव में बगल के गांव का एक पसारी है, ग्रोसर,
जिसका नाम विशंभर नाथ है, वह प्रस्ताव भेजता है। इसकी मदर और फादर आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए। उसकी माँ कहती है अच्छा तो है कि दहेज भी नहीं मांग रहा है, शादी करने को तैयार है, एक धनी पसारी भी है, उसके बैंक में पैसे भी हैं, अच्छा घर भी है, तो हर्ज ही क्या है। तो यहाँ पे भोली का पिता यानी रामलाल कहता है, लेकिन उसकी उम्र तो लगभग हमारी उम्र के आसपास है। भोली की माँ क्या कहती है, समझते ना? भोली की माँ क्या कहती है कि 40 या 50 का उम्र किसी पुरुष के लिए होना बहुत ज़्यादा उम्र की बात नहीं है। सो शादी तय हो जाती है। बहुत ही गाजे बाजे के साथ बारात आती है। विशंभर नाथ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ, बैंड बाजा के साथ, खुद घोड़े पे सवार होकर के एक सजे धजे बारात को लेकर के भोली के घर पहुंचता है। यह देख करके भोली की जो बहनें थी वह जेलस में आ गई, ईर्ष्या करने लगी। क्यों? क्योंकि उनकी बारात कभी इतना सज धज करके इस भव्य तरीके से नहीं आई थी, और रामलाल तो मानो फूले नहीं समा रहा था। वास्तव में इतने गाजे बाजे कभी इसके पहले हुए नहीं थे उसके घर। वास्तव में यह आश्चर्यजनक बात उनके लिए रही ही। आस पड़ोस के सभी लोग थे, सब लोग बहुत उत्साहित थे। कोई बात नहीं है कि अब शादी होने ही जा रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वर वधू एक पास आते हैं, वहाँ पे विशंभर के कुछ दोस्त कहते हैं लो वरमाला पहनाओ। जैसे वरमाला पहनाने जा रहा था, वहाँ पे क्या होता है कि एक औरत उस भोली के घूंघट को थोड़ा पीछे खींच देती है, और तब तक पल भर के लिए वह उसके चेहरे की झलक देख लेता है और थोड़ा पीछे हट जाता। अपने दोस्त से कहता देखे इसके चेहरे को, देखे ये सब काले काले धब्बे हैं, चेचक के इस पे धब्बे पड़े हुए हैं। और वह विशंभर नाथ इस वक्त लालच में पड़ जाता है और सोचता है कि एक दांव खेलते हैं और देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। इसके लिए क्या करता है, वो भोली के पिता से 5,000 रुपये डिमांड करता है। कहता है कि 5,000 रुपये मैं लूँगा तब तो मैं शादी करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। तो वहाँ पे रामलाल मानो गिड़गिड़ाने लगता, अपनी पगड़ी उतार करके उसके कदमों में रख देता। पगड़ी उतारने का मतलब समझते हो ना, उस जमाने में पगड़ी उतारने का मतलब अपना पूरा सम्मान उसके सामने समर्पित कर देना। लेकिन विशंभर तनिक भी जो है उस पर रहम नहीं किया। कहा नहीं, मुझे 5,000 रुपये चाहिए तो चाहिए, अन्यथा मैं अपनी बारात वापस लेकर चला जाऊँगा। रामलाल ने कहा कि हम 2,000 रुपये दे देते हैं। वह कहता नहीं, मुझे 5,000 ही चाहिए। रामलाल रोते हुए अपने घर में जाता है, तिजोरी में से 5,000 रुपये की गड्डी निकाल करके उसके पैरों पर रख देता है। और जैसे वह रखता है तो वह मानो विशंभर नाथ अपने इस जो प्लानिंग थी, इस विजय को पा करके अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अपने दोस्त से कहा लाओ मुझे बरमाला दो। जैसे वह बरमाला लेकर अब पहनाने जा रहा था, तब तक भोली के पास जो खड़ी महिला थी वह उस समय फिर उसके घूंघट को पीछे की, लेकिन इस बार जो है भोली की नज़रें झुकी हुई नहीं थी, बल्कि सीधे विशंभर को देख रही थी। वह भयानक नज़रें यह देख करके विशंभर पल भर के लिए सहम गया। भोली फिर अपने घूंघट को हटा दी, अपने विकराल रूप में आ गई। कह सकते हैं कि वह बहुत ही क्रोध की मुद्रा में आ गई, और वह बोलती है कि मैं इस लालची अर्थात लोभी घृणित कायर से मैं शादी करने वाली नहीं हूँ, अपने पिता से कहती है। और वह उसी वक्त अपने हाथ से इतनी तेजी के साथ वह माले को उस अग्निकुंड में फेंक देती है, पवित्र अग्निकुंड में फेंक देती है। और वह भोली जो थी इतनी फ्लुएंट से बोलना शुरू करती है कि वहाँ आसपास जितने लोग थे सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक ये समझते थे कि भोली हकला कर बोलती है, क्योंकि किसी का जुबान नहीं लड़ाई थी, और सबने ये सोचा कि भोली तो कोई ऑब्जेक्शन करेगी ही नहीं करेगी। लेकिन भोली का वह प्रवाहपूर्ण बोलना मानो सबके लिए आश्चर्य का एक विषय बन गया। सभी लोग दंग के दंग रह गए, इतना प्रवाह में भोली बोल रही है। वहाँ पर बगल में एक खड़ी महिला जो थी वह कही देखो कितनी निर्लज्ज है, एकदम सुंदर भी नहीं है, फिर भी इस तरीके का व्यवहार कर रही है। वो बोलती कि हाँ आंटी, मैं ऐसी हूँ। आप लोग समझते थे ना कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ, कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ अब बोल सकती हूँ। भोली बोलना भी सीख गई है, हर कुछ समझना भी सीख गई है, वह बोलती है। और अपने पिता से कहती कि पिताश्री, अब मैं इससे लालची बेग से शादी करने वाली नहीं हूँ। उसके पिता ने कहा अगर ऐसा नहीं करती हो तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, गांव में हम अपमान के पात्र बन जाएंगे, कि उस समय समाज परंपरा इत्यादि बहुत महत्व रखता था, इसलिए उसका पिता ऐसा बोला था। और उधर क्या, अब विशंभर नाथ अपने सभी बारातियों के साथ बारात लेकर के वापस जाने लगा। और उधर बैंड बाजा वाले थे, ये समझे कि अब बारात की विदाई हो गई, चलो अब विदाई गीत गाते। वो विदाई गीत गाने लगे, ये तो मजाक का पात्र बन गया। लेकिन विशंभर नाथ वहाँ से अपनी बारात लेकर चला गया। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार चले गए, आस पड़ोस के सभी लोग चले गए। अब
उस घर पे रामलाल, उसके परिवार के लोग और वहाँ पे भोली, और वहाँ पे भोली की टीचर खड़ी थी। वह कॉर्नर पे खड़ा होकर के मानो कि सारा ड्रामा देख रही थी। ऐसे कह सकते हैं वो ड्रामे का मानो कि मास्टर डायरेक्टर वो थी। बहुत प्रसन्न, अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हो रही थी कि वाह, भोली तो उनके लिए एक मास्टरपीस हो गई। क्यों ना होती, क्यों? क्योंकि ऐसे बुद्धू कहे जाने वाली भोली को, जिसको सभी लोग भोली भोली के नाम से पुकारते हैं, और इस भोली ने वह कुछ करके दिखाया जो सामान्य नहीं करके दिखलाए। तो है ना एक अद्भुत सी चीज़। तो सिंपल सी बात है, वो अपने पिता को सांत्वना देती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो आप और मैं अपनी माँ को बुढ़ापे में सेवा करेंगे। और रही बात, मैं अपने लाइफ को इस स्कूल में जहाँ मैं पढ़ी हूँ, उसी स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में पूरे गांव वाले के बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी, और इस तरीके से हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेंगे और हम अपने उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेंगे। हमारा जीवन इस प्रकार से बिल्कुल सुख और शांति का होगा। लेकिन उस लालची व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती। तो कहानी तो यहीं हो जाती है, लेकिन ये कहानी क्या मैसेज दे जाती है कि लालच, यानी दहेज की लालच अगर ना ही होती तो यह शादी तो हो ही गई होती, लेकिन दहेज की लालच ने इस शादी को तोड़वा दिया। तो होता क्या है, समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब ये तो शादी के मंडप में शादी टूटी है, लेकिन कई बार होता है कि शादी हो जाने के बाद भी दहेज की लालच में न जाने उस कन्या पे किस प्रकार का अत्याचार होता है। और एक साथ न्यूज़पेपर, समाचार इत्यादि में आप सुनते होंगे, देखते होंगे। लेकिन ये राइटर इसी के माध्यम से बताना चाहता है कि दहेज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, इससे हर रूप में बचा जाना चाहिए। इस लेसन का डिटेल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, लाइन टू लाइन।